आज की श्रृंखला में हमारे माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कड़ी के डिस्कशन की श्रृंखला में हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस जर्नलिस्ट, जिनको कि जो भी कोई बिजनेस करता है या जो भी कोई बिजनेस की पढ़ाई पढ़ता है वो सीएनबीसी न्यूज चैनल जरूर देखता है। और हमको ये बताते हुए फक्र और प्राउड हो रहा है कि सीएनबीसी आवाज ने जब इंडिया में लॉन्च करने का निर्णय लिया था तो उस लॉन्चिंग टीम के इंटीग्रल पार्ट थे हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कि इस समय इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट अथॉरिटी हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जर्नलिज्म के। सर बहुत दिनों तक सर ने सीएनबीसी आवाज के साथ और अलग अलग चैनल्स के साथ एज ए बिजनेस जर्नलिस्ट काम किया। अभी फिलहाल कुछ महीनों से सर ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, जिसके जरिए वो एज ए पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक कमेंटेटर की तरह अपने ओपिनियंस देते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को इनको उतना ही फॉलोशिप मिला सोशल मीडिया की दुनिया पे कि इतने कम समय में सर के पर्सनल यूट्यूब चैनल पे इस समय 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वैसी ही हलचल ट्विटर पे भी बनी रहती है। और अगर हम में से जो भी कोई रेगुलर न्यूज व्यूअर है वो देखेगा लगभग हर शाम को सर सीनियर मोस्ट पैनल में मिल जाते हैं अपने ओपिनियन देते हुए। और इट शोज हाउ हाउ मच हिज ओपिनियन मैटर्स फॉर दिस नेशन। तो हर्षवर्धन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आपने हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत 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 धन्यवाद रजत जी। बहुत 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 आभार आपका कि आपने ये अवसर दिया कि आपके साथ ही बातचीत का अवसर आपने दिया। जी, ये कंटेक्स्ट बता दें कि ये जो हम लोगों ने टॉक शो की सीरीज शुरू करने की कोशिश की है अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ, वो इस धारणा पे आधारित है कि एक टाइम था जब हम ये सोचा करते थे कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है और जो भी कम्युनिटी सर्विस की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है क्योंकि वो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है। फिर ग्रेजुअली हम इवॉल्व हुए और हम लोग ये सोचने लगे कि उसके अतिरिक्त जो समाज सेवा और कम्युनिटी सर्विस की जिम्मेदारी है वो एनजीओ की है, जो कि वो फंड रेजिंग एक्टिविटीज के जरिए करते हैं। फिर एक दूसरी धारणा आती है जो हम जब हम ये कहने लगे कि हमारे देश में जो बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो बिलियंस और बिलियंस में व्यापार करते हैं उनको सरकार ने कानून के तहत मैंडेटरी किया कि अपने मुनाफे का एक छोटा प्रपोर्शन वो दें सीएसआर के नाम पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। लेकिन हमने देखा कि 2020 से जो ये अनप्रेसिडेंटेड माहौल से पूरी दुनिया गुजर रही है उसमें एक नई चीज इवॉल्व हुई जिसमें हर इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, पीपल आर वो हेल्पिंग ईच अदर सेल्फलेसली। तो एक ये सवाल निकल के आया कि बहुत पहले एक सवाल पूछा जाता था कि देश ने हमारे लिए क्या किया। फिर कुछ बुद्धिजीवी आए जिन्होंने ये पूछना शुरू किया कि आपने देश के लिए क्या किया। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं एक नया परिपेक्ष निकल के आया है जिसमें हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये देश है कौन। और ये निकल के आता है जवाब कि हम ही देश हैं। So now the big question is what have we done for ourselves and what have we done for our peer group. So suddenly we happen to coin this term called my social responsibility. तो हर व्यक्ति अपने अपने डोमेन में अपने अपने संसाधनों के साथ जितना बन पड़ रहा है एक दूसरे का सहयोग और सहायता कर रहा है। तो इसी सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि आपकी ऑब्जर्वेशन, चूंकि आपका व्यू और आपका एक्सपोजर ऑब्वियसली हम लोगों से बहुत ज्यादा है और आपका अप्रोच और आपका लुकआउट हम लोगों से भिन्न है आपके प्रोफेशन की वजह से। तो जिस जगह से आप बैठे हैं उस जगह से आपको इस विषय के बारे में दुनिया किस तरफ जाती हुई और कैसी दिखती है? बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। और मुझे लगता है कि माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर ये बात करने का जो आपने ये योजना बनाई, जो इस पर ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ये बहुत जिसको हम कहें बहुत सुंदर विचार है। और विचार के तौर पर ये नहीं,
अगर हम इसको व्यवहार के तौर पर देखें तो शायद ज्यादा समझ में आएगा कि ये इतना सुंदर विचार क्यों है। क्योंकि जब हम माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं तो वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि आपने कुछ, आपको कुछ समझ में आया और आप गए एक किसी को एक पैकेट कुछ खाना दे दिया, किसी को बाहर कुछ कर दिया, ये इतना भर नहीं है। दरअसल जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व क्या हो, तो सबसे पहले तो ये कि सरकार समाज चलाने के लिए नहीं होती। मूल रूप से ये बात हम सबको समझना चाहिए। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि हम गवर्नमेंट इलेक्ट कर ले रहे हैं, हमने अपनी डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उसके तहत हमने सरकार चुन ली, मतलब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब हम सब कुछ जो कुछ भी होता हुआ देखेंगे वाया सरकार देखेंगे। ये भारत के समाज में, भारतीय समाज में कभी प्रचलन में नहीं रहा। अगर हम अपने इतिहास में जाकर देखेंगे तो कभी भी राजा सब कुछ करता हुआ नहीं दिखता था। राजा का काम राज्य का प्रशासन, राज्य के लोगों की सुख दुख की चिंता, उनके बीच में कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिसमें विवाद की स्थिति हो उसको सुलझाना, और उस राज्य की सीमा को दूसरे राज्यों के आक्रमण से बचा कर रखना, इतना भर जिम्मेदारी होती थी। उसके बाद जब हम समाज की बात करते हैं तो राजा का एक मंत्री परिषद होता था, एक महामंत्री जैसा होता था, एक पूरा का पूरा अलग अलग क्षेत्रों से उसके दरबार में लोग होते थे। यानी आज की तरह की ये मंत्री परिषद नहीं होती थी, लेकिन उस समय भी राजा के दरबार में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग होते थे, जो उस समाज की जरूरत, उस समाज में क्या कुछ नया हो रहा है और उसमें राज्य का हस्तक्षेप कैसे हो, ये बताते थे। राजा का काम उसकी सलाह के आधार पर जो अधिकतम राज्य कर सकता है वो करना था। और ये हम अभी देख रहे हैं, अभी जाकर इसको बहुत सी चीजें समझ में आई। अभी हम नए कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि सामुदायिक भवन बन गया, नए कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि कम्युनिटी हॉल है जो ऐसे लोगों के लिए एक साथ काम आएगा। लेकिन भारतवर्ष में ये बहुत पुराना प्रचलन है, और शायद दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभ्यता हम कहते ही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सभ्य समाज से सभ्यता निकलती है। क्योंकि कोई ये नहीं कहता, असभ्यता नहीं कहता, कहता है कि सभ्यता। तो सभ्यता मतलब ये सबसे पहले हम सिविलाइज हो, हम सभ्य हो, और जब हम सभ्य होने की बात करते हैं तो उसके मूल में आता है कि हमारा अपना व्यवहार क्या है, और वो व्यवहार उसी विचार की तरफ जाता है जिसको आपने बहुत, जिसको कहते हैं शब्दों में बांध दिया, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आज के संदर्भ में आते हैं। तो एक तो ये कि मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि कभी भी कोई सरकार, दुनिया की कोई सरकार कभी भी समाज चला सकेगी, ये व्यवस्था फेल हो चुकी है। हमने सोशलिज्म के नाम पे, कम्युनिज्म के नाम पे दुनिया की अलग अलग ऐसे जो विचार हैं, विचारधाराएं हैं, उनको प्रयोग करके देख लिया। क्योंकि जहां सरकार में, सत्ता में समाज चलाने की ताकत देने की बात होगी वहां निरंकुशता हावी होगी, तानाशाही हावी होगी, समाज जिम्मेदारी से भाग रहा होगा, और कुल मिलाकर जब ऐसी स्थितियां बनेंगी तो समाज बहुत असहाय स्थिति में पहुंच सकता है। और इसीलिए जरूरी है कि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो समाज की हम बात करें, उसकी बुनावट की, उसकी संरचना की, हमारे अपने रहन सहन। अब अभी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो कहा गया है, जिसको हम फर्स्ट वेव कहते हैं, सेकेंड वेव कहते हैं, पहली दूसरी लहर, हालांकि ये सब वैज्ञानिक शब्दावलियां हैं, जाने कितनी लहर आके अभी तक चली गई। क्योंकि अगर हम इसको लहर के तौर पर देखें तो दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 से शुरू हुआ ये, और अगर भारत में कहें तो जनवरी में पहला मामला आ गया था, और मार्च से 2020 से ही ये शुरू हो गया था। तो तब से अगर हम देखें तो 1.25 साल, 1.5 साल के आसपास पहुंच गए हैं हम, 1.25 साल तो पूरा हो गया, और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये दूसरी लहर है। इसमें भारत की सरकार ने, राज्य की सरकारों ने, लोगों ने, सब ने पहली बार बहुत अच्छे से, जिसको हम कहें कि दुनिया के लिए उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ एक संकट खड़ा हो गया। जब राज्य प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। जैसे कहा जाए कि अगर एक स्वस्थ घर है, स्वस्थ समाज है, और उसमें मान लीजिए छोड़िए और नीचे जाते हैं, परिवार में जाते हैं। अब अगर
तीन चार भाई हैं, और उसमें ये कि ठीक है पिताजी ने कुछ कहा, उस बात को हमें मानना है, उस बात को मानकर हम सबसे बेहतर करेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है कि पिताजी ने कहा उसको तो नहीं मानेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो दो तीन चार भाई हमारे हैं वो न बेहतर कर पाएंगे। अब इसको बहुत सामान्य भाषा में हम पढ़ते सुनते देखते हैं कि भाई दो लकीर है या एक लकीर है, तो उसको उससे बड़ी लकीर कैसे खींचे, तो अब दो है तो या तो उसी को बड़ा कर दीजिए, या नई लकीर खींचिए, या फिर दूसरे को मिटा दीजिए, छोटा कर दीजिए। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो इस लहर में माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो खूबसूरत शब्द आपने दिया है, ये माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों ने दूसरा वाला जो विकल्प था ना, उसको चुन लिया। उन्होंने केंद्र सरकार को ये कहा कि हम समझते हैं, हम तय करेंगे कि क्या कुछ बेहतर होना चाहिए, और उसके बाद वो इसमें कम प्रतिस्पर्धा करने लगे कि कहां ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी, किसने ज्यादा अस्पताल बनाए, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, किसने दवा समय से पहुंचाई, किसके यहाँ दवा ट्विटर पर नहीं मांगनी पड़ी। वो उस तरफ चले गए कि हम ज्यादा मांग रहे हैं, हमको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमारी दवा नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, और इसने केओस की स्थिति पैदा कर दी। परिवार में भी अगर इस तरह से होगा तो केओस की स्थिति बनेगी, और यही आकर वो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब चूंकि जाहिर है कि मैं ये सरकारों की बात कर रहा हूं, लेकिन जो मूल बात है कि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं तो सामाजिक उत्तरदायित्व, जवाबदेही, उसकी बात करते हैं। और जब हम उसकी बात करते हैं तो मूल क्या है, इकाई के तौर पर व्यक्ति, आपने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, जो उत्तरदायित्व था, वो कैसे निभाया। अब उदाहरण के लिए ये बड़ा कठिन समय है, एक तो ये सब लोग, आप लोग ख्याल रखिए, हर किसी को जब अवसर मिले वैक्सीन तुरंत लगवाइए, मत जाइए किसी के कहने पर कोई आपको बता रहा है कि ये भाजपा की वैक्सीन है, कोई ये बता रहा है कि इसका ट्रायल नहीं हुआ था, कोई ये बता रहा है कि इसके 5 साल बाद दुष्परिणाम होंगे। अगर सब कुछ होगा, साजिशी सिद्धांतों को भी मान ले, तो ये सब चीजें 5 साल बाद देखेंगे। लेकिन दुनिया के वैज्ञानिकों ने, दवा कंपनियों ने, शोधकर्ताओं ने, सरकारों ने मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, तो उस लड़ाई में बाधा मत बनिए। तो पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की शर्त है कि आप कुछ करें ना करें, दूसरे के किए में बाधा मत बनिए, जो सबसे मूल बात है। अगर आप सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं इससे शायद समाज नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप जो लोग कर रहे हैं उनके रास्ते में बाधा है तो उसका बुरा प्रभाव अवश्य पड़ेगा। हमने इस दौरान ये खूब देखा, खूब जमकर देखा कि एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो इस बात को नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को करने से कैसे रोक दे रहे हैं, इस पर ज्यादा रही। तो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा मूल कि आप किसी भी काम में बाधा नहीं बनेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई गलत कर रहा है तो उसमें बाधा नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन अभी के संदर्भ में, अगर इस चाइनीज वायरस के संदर्भ में हम कहें तो हम बाधा नहीं बनेंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज हमने देखी, क्योंकि ये ऐसा वायरस था, कुछ समझ में नहीं आता था, किसी को पता नहीं था, तो डर बहुत ज्यादा आया लोगों में, और इस कदर डर आया कि लोगों ने अपने दरवाजे अपने लोगों के ही मुंह पर बंद कर लिए, किसी ने किसी की चिंता नहीं की। तो क्या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कुछ संसाधन, कुछ धन संपदा, कुछ संपत्ति, कोई ऐसा कहें कि कोई ऐसी एकोमोडेशन, इस सब से नहीं है। मूल बात यह है कि क्या आप किसी के साथ उसके बुरे वक्त में इमोशनली खड़े हो पाए। क्या आप जब सोचते हैं कि आपका बुरा वक्त आए तो 4 लोग आपके साथ खड़े हों, सुबह शाम आपका हालचाल ले रहे हों, आपके साथ उस बुरे दौर में खड़े होते हुए दिखें, आप कितने लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं। माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम कहते हैं माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक और बड़ी चीज है अपना कोना खोज लेना। हम सब करते हैं, अपना स्पेस चाहिए, और उस स्पेस में कब तक हम रह सकते हैं, जब तक हम खुश हैं। लेकिन जब हम दुखी होंगे,
जब हमारे ऊपर संकट पड़ेगा, जब हम किसी घबराहट में होंगे, जब हम डर रहे होंगे, तो अपना कोना चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए होगा। तब आपको अपने लोग चाहिए होते हैं, जिन लोगों से भागकर आप सारे जीवन अपना कोना खोजते रहते हैं। इस चाइनीज वायरस ने ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज समझाई है, और माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आता है कि जब आप समाज की और सामाजिक व्यवहार की और सामाजिक उत्तरदायित्व की चिंता करने जा रहे हैं, तो उसकी मूल इकाई व्यक्ति और परिवार, वो आपके साथ है क्या? संयुक्त परिवार तोड़ने में आपकी ज्यादा भूमिका रही है या फिर उसको बचाए रखने में? क्योंकि आप अगर ये कर पाए होंगे तो आज के समय में आपको किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाले कॉरपोरेट, एनजीओ, पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्कर, उनकी जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन अगर वो इकाइयां आपके पास नहीं होंगी तो आप यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा असहाय अवस्था में आप होंगे। अब माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बाधा मत बनिए, वैसे ही एक चीज और है कि आप सुबह से रात तक क्या करते हैं। अभी जो अलग अलग खबरें आ रही हैं, और उसमें एक खबर बड़ी रोचक आई, हालांकि वो उसका संदर्भ दो है। एक संदर्भ ये है कि देश में लोग नकली दवा भी बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसे ही मामलों में आजीवन कारावास जैसी सजा होनी चाहिए। लेकिन एक और इसका पहलू है जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है, हमारी आपकी सबकी व्यक्ति के तौर पर। इंदौर से खबर थी कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन वो फर्जी बेचे गए, नकली बेचे गए। लेकिन जिन लोगों को इंजेक्शन लगाया गया, चूंकि वो कोई केमिकल नहीं था हानिकारक, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज और ओआरएस घोल जैसा बना के दे दिया था और कहा ये रेमडेसिविर है, पैकिंग करके दे दी। 90% लोग उस नकली दवा का इंजेक्शन लेकर ठीक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि असली जो काम करता है वो जो आपका ब्रेन है, वो जो जिसको हम कहते हैं कि अल्टीमेटली दिस इज अ माइंड गेम। तो उस माइंड गेम को उनको लगा कि हमको रेमडेसिविर मिल गई, तो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम अच्छा जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, बुरा ना करें, सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में न लगें, सिर्फ और सिर्फ बुरा बताने में न लगें। और अब तो बाकायदा डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों का सुझाव आ रहा है कि कृपा करके कोई अगर इस चाइनीज वायरस से संक्रमित हो गया तो उससे बात करते ये मत बताइए कि अच्छा ठीक है आप तो अस्पताल में है, निकल आएंगे, लेकिन अभी वो खत्म हो गए। अच्छा ठीक है आप अस्पताल में, देखिए उनका बहुत बुरा हाल हो गया। ये नहीं बताना है। तो जब ये नहीं बताना है तो आपको दिन रात वो गलत खबरें, वो समाज पर, लोगों पर, दिमाग पर बुरा प्रभाव डालने वाली बातें भी नहीं करनी। और जहां तक सर हाथ पकड़ने वाली बात, जी सर, इससे हाँ एक मेरे मन में एक और जिज्ञासा आती है कि जैसे एक मित्र होने के नाते आपके, या एक आपके फैन होने के नाते, हम हमेशा फैसिनेट रहे हैं आपके काम से। और जैसे आप जब स्टूडेंट रहे होंगे जर्नलिज्म के, वो शायद 20 साल या 25 साल पहले, उस समय इंटरनेट नाम की चीज नहीं होती थी। तो आपने जिस अनुशासन में पढ़ाई पढ़ी, फिर आपने जर्नलिज्म का जब करियर शुरू किया होगा, तब भी इंटरनेट नाम की चीज नहीं रही होगी। तो आप लोग जिस डिसिप्लिन के साथ ग्रूम किए गए, ट्रेन किए गए, और आप लोगों में ये, चूंकि आप आज की तारीख में एक इंटरनेशनल एक्लेम्ड व्यक्ति बन चुके हैं, तो ये माना जाता है कि सोशल मीडिया पे भी अगर आप कुछ बोलेंगे या कुछ लिखेंगे तो वो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ लिखेंगे, वो दैट इज एन एंडोर्समेंट बाय हर्षवर्धन त्रिपाठी। आज की जनरेशन, जिसको हम मिलीनियल जनरेशन बोलते हैं, जो पैदा हुआ इंटरनेट के युग में, हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है जिसमें इंटरनेट है और उसमें कैमरा है, और वो स्वतंत्र है कुछ भी लिखने के। तो जो मीडिया पहले कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा एडिटर और जो उसका एडिट करते थे कि भाई ये खबर इस तरीके से बतानी जानी चाहिए। जैसे एक बहुत मशहूर शायरी है कि आपको अगर कौन सी बात कब और कैसे कही जाती है, अगर आपको ये सलीका आता है तो आपकी हर बात सुनी जाती है। तो वो अनुशासन मिलीनियल जनरेशन खो चुकी है।
और जो आजकल यूट्यूब जर्नलिज्म शुरू हुआ है, तो हम अगर आपसे ये पूछे कि जिस डोमेन के आप एक्सपर्ट हैं, जिस डोमेन की वजह से आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उस डोमेन की जो आज की मिलेनियल यूट्यूबर जनरेशन है, उनको आप उनकी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो जो जिस टॉपिक को भी आपने शुरू किया कि अफवाह और ये बेसिकली उनको एक हथियार तो मिल गया है, लेकिन उस हथियार को जिम्मेदारी पूर्वक चलाना वो सीखे नहीं है। तो जी उस जनरेशन नहीं के लिए जो आपके डोमेन के बच्चे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? नहीं ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये निश्चित तौर पर मैं उसको आगे ये बात जिसको कहें कि उसका हिस्सा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कहेंगे और हमारे बोलने और बात करने के तरीके में खास करके जो हमको मीडियम मिला है। पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं मानता कि जो नए बच्चे आ रहे हैं वो हम लोग कोई बहुत अच्छे अनुशासन में और बहुत जिसको कहें कि बहुत ही संयमित और सब कुछ सीखे हुए लोग थे। मुझे लगता है ये वाली जनरेशन हमसे बहुत ज्यादा सीखी हुई है, बहुत ज्यादा जानती है। और चूंकि आपने कहा कि एडिटर्स होते हैं, एडिटर नहीं होते हैं, अब जिसको कहते हैं कि अनचेक्ड मटेरियल जाता है, तो इस पर मैं एक बात निरंकुश है कहूंगा। आज ये यूट्यूबर हाँ न्यूज ठीक, चैनल जो है वो निरंकुश है, ठीक कोई ठीक बात है। उनके ऊपर कोई एडिटर नहीं है। एडिटर नहीं है, तो अब इसका दरअसल दो पहलू है। एक पहलू ये है कि एडिटर्स ने जब उनके पास समय था तो शायद उन्होंने अंकुश कुछ ज्यादा लगा रखा था, और जिसको हम कहते हैं कि ये क्रिएटिव मीडियम है, तो उस मीडियम का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी के लिहाज से किया, एक ये बहुत खराब काम किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं सिटीजन मीडिया कहता हूं, नागरिक माध्यम कहता हूं, ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, मीडिया का लोकतांत्रिकरण है। लेकिन हाँ, ये खतरा बहुत बड़ा है कि इस समय भी यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, दुनिया भर के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर लोग बिना किसी जानकारी के, और मैं इसलिए ये बात और थोड़ा ठीक से करना चाहूंगा कि मैं जो गूगल न्यूज इनिशिएटिव का जो फैक्ट चेकिंग का प्लेटफॉर्म है उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और इनफैक्ट मैंने ट्रेनिंग भी ली है उसको फैक्ट चेकिंग की। मेरा ये मानना है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी महामारी है जो इस वायरस से भी खतरनाक है, और उसका दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। उनके हाथ में एक टूल आ गया, जो आपने कहा कि मोबाइल आ गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सस्ता मिल रहा है, तो उन्होंने कुछ भी करना शुरू कर दिया। मेरा ये मानना है कि अगर आप व्यक्ति के तौर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो कैसे आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिहेवियर होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप, जिनको आप सामाजिक माध्यम कहते हैं, वहां असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, या जिसको मैंने एक शब्द कहा था कि सभ्यता असभ्यता, तो असभ्य व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस मीडियम के योग्य नहीं हैं, आप उस मीडियम के लायक नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये सबको सोचना चाहिए कि हमारे पास जो मिला, हम उसके लायक हैं क्या, चाहे हमारे अपने जीवन में जो सुविधाएं मिलती हैं, हमें जो जो कुछ भी मिलता है। तो इसी तरह से अगर हमें ये डेमोक्रेटाइज्ड मीडिया मिला, हमें इतनी बड़ी ताकत मिल गई, आप सोचिए ना कि आप घर बैठे देश के किसी भी बड़े मीडिया हाउस से आप कंपीट कर सकते हैं। अगर इतनी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा आपको एक विकल्प मिला, तो उस विकल्प का आप उपयोग ठीक से कर रहे हैं क्या? जैसे इसमें मैं अच्छी बात ये कहूंगा कि अभी कल ही डॉक्टर के के अग्रवाल का निधन हुआ, पद्मश्री डॉक्टर के के अग्रवाल, और उन्होंने आखिरी समय तक इसी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, और ऑक्सीजन लगी हुई है, और उसके बावजूद वो अपने लेक्चर्स दे रहे थे, उसके बावजूद वो लोगों को बता रहे थे कि कैसे आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। और अगर इस देश में कुछ एक चेहरे जिन्होंने लोगों को डर से बचाया, ये स्थिति भयावह होने से बचाई, तो उसमें डॉक्टर के अग्रवाल और ढेर सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो दिन भर दिन रात लोगों की मदद भी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये एक चीज है जो आपके काम आ सकती है, लोगों को हतोत्साहित होने से बचा रहे हैं, क्योंकि दिन भर ऐसी निगेटिव न्यूज सुनते सुनते सभी को, जिसको कुछ नहीं हो रहा है उसको भी लगने लगा है कहीं चलो ऑक्सीमीटर लगा ले क्या थोड़ी देर उंगली में। तो ये जो एक
अलग तरह का फियर साइकोसिस है, भय का वातावरण है, उससे बचाने में इस सोशल मीडिया ने बहुत मदद की है। मेरा ये मानना है कि इसमें आपको जो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप जिस मीडियम पर हैं तो सभी कम से कम आपके जो ग्रुप में है, यानी आपकी जो चेन है जिसको हम कहते हैं ना कि एक चेन बनती है, आप फॉलो करते हैं, रिट्वीट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसे ग्रुप में न तो आप ऐसे किसी को फॉलो करेंगे जो झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, और न उसको छोड़ देंगे, यानी अगर उसने गलत किया तो उसको अनदेखा नहीं करेंगे, उसको जाकर बताएंगे अगर आपको जानकारी है, और नहीं जानकारी है तो दूसरों से पूछकर पता करेंगे। इसको फैक्ट चेक का नाम दिया जा रहा है। हालांकि फैक्ट चेक के नाम पर भी बहुत सी एजेंडा वेबसाइट्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गई कि हम खुद नहीं झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे, और इसमें सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वही नहीं है जो पब्लिक है, प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर ही है, रोज सुबह आपके घर के ग्रुप में, आपके दोस्तों के ग्रुप में, आपके ऑफिस के ग्रुप में, आपके कारोबारियों के ग्रुप में, और उसमें कोई ऐसी खबर डाल लेता है जिसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं है, हमें उसी वक्त उसको रोकना पड़ेगा। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होना चाहिए। और अगर हम ये कर पाएंगे तो आप सिर्फ इतना नहीं कर रहे हैं कि एक को आपने रोक दिया, अगर आपने उसको तथ्यों तर्कों से समझा लिया तो आप यकीन मानिए कि वो उस पूरी चेन को तोड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक द चेन। सिर्फ वायरस की नहीं, ये पैंडेमिक है जिसको अफवाह कहते हैं, झूठ कहते हैं, इसको भी रोकने में मददगार होगी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत खूबसूरत तरीके से लोग ये काम कर रहे हैं। हम लोग तो ढेर सारे पत्रकारों का ये काम ही होता है, लेकिन जो गैर पत्रकार हैं वो भी इसको खूब कर रहे हैं, जगह जगह से जो मैसेज लोगों को है, जो उनकी जरूरत है, इन सब में मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये जो अफवाह वाली ब्रेक द चेन है इसमें हम सब कारगर हो गए तो यकीन मानिए जो पैंडेमिक वाली है उसको भी हम रोकने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। जैसे इसी से रिलेटेड एक चीज याद आती है, आजकल मेरे ख्याल से आपको भी सभी लोगों को एक मैसेज आ रहा है कि इस शहर में इस उम्र का एक बच्चा है जिसके माता पिता गुजर गए कोरोना से और वो अनाथ है, और उसको अगर अडॉप्ट करना है तो ये फोन नंबर है। ये एक बहुत तेजी से व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक बड़ा अच्छा लगा कि हमारे शहर के जिला प्रोबेशनरी अधिकारी ने अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाला ये समझाते हुए कि ये गैर कानूनी है, और एक अच्छा सा आर्टवर्क डाला कि अगर ऐसा कोई मैसेज आए तो उनको ये आर्टवर्क भेजिए जिसमें वो फोन नंबर लिखे थे उस सरकारी विभाग के जो लीगली इस काम को करते हैं। तो अब जैसे ये होता है कि अगर हमारे जान पहचान के किसी ग्रुप में इस तरीके का मैसेज आता है तो हम जिला प्रोबेशनरी अधिकारी के फेसबुक से वो वाला आर्टवर्क वहां फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक और सही जानकारी है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब भी आपदा आती है तो ढेर सारे लोग गलत कामों में भी जुट जाते हैं। निश्चित तौर पर जो इस समय आपदा आई है उसमें बहुत से बच्चे अनाथ हुए, बहुत लोगों के जो घर में कमाने वाले लोग हैं वो नहीं रहे। और बस एक ख्याल रखिए कि आप अपने आसपास का दायरा अगर सुरक्षित कर पाए तो मुझे लगता है कि माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मूल मंत्र वही है जिसको कहते हैं कि थंब रूल। अगर एक चीज पकड़ कर चले तो आपके आसपास का दायरा अगर ठीक है, सुरक्षित है, तो आप अफवाह से बचेंगे, आसानी से मदद कर सकेंगे। किसी को भी जरूरत के वक्त ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सेकंड हैंड थर्ड हैंड जानकारी मिल रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि भय का वातावरण कम करने में आपको मदद मिलती है, रिसोर्सेज कम लगते हैं। तो मूल बात ये कि आपके आसपास का जो दायरा है उतने को अगर आप सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत ठीक कर पाए, संभाल पाए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे से अपना ओपिनियन, अपना परिप्रेक्ष्य, अपना पर्सपेक्टिव रखा इस टॉपिक पे। आई एम श्योर कि इसको जो हमारे फ्रेंड्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सुनेंगे और दिस कन्वर्सेशन विल वर्क लाइक ए कैटलिस्ट इन देयर माइंड। और सभी लोग स्पेशली जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं वो ये थोड़ा जिम्मेदारी के साथ फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू। अगर आप कंक्लूजन में कुछ अपना समराइज करना चाहें तो। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखिए जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं
तो पूरे जहान को अपने सर पर उठा नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जहान देखना है। और अगर अपना जहान आप बचा लेंगे तो यकीन मानिए सारा जहान बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। धन्यवाद।